हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के बारे में, जो कि हमारी सभी टाइप की टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपी टेट हो या सी टेट हो या अदर टीचिंग एग्जाम हो। सभी में यहाँ से 1 या 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा ही पूछा जाता है, चाहे कोई सा भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं सीडीपी से संबंधित जो भी कंटेंट डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए हम चलते हैं और सीखते हैं नैतिकता के सिद्धांत के बारे में। तो जो नैतिकता का सिद्धांत है, यानी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है, वो लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा दी गई थी। ये गए आपके लॉरेंस कोलबर्ग, और ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया और इसके थ्रू ये बताया कि जो व्यक्ति है या बालक है उसमें किस किस प्रकार से नैतिकता का विकास होता है और वो समाज से किस प्रकार से इंटरेक्ट करता है और सही गलत का चुनाव करता है। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं, सीखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है नैतिकता के बारे में, यानी नैतिकता या मोरलिटी होती क्या है। यह वह गुण है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है। यानी जो व्यक्ति हो, चाहे हम हो या आप हो या कोई भी व्यक्ति हो, जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें पहले यही देखते हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो हमारे लिए सही है या गलत है। ठीक है, तो जब इसी चीज़ की पहचान करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, मोरलिटी यानी नैतिकता कहते हैं। और जो बच्चे होते हैं ना, जो क्या करते हैं, सामाजिक परिवेश से, या चाहे बच्चा हो या फिर हम हो या आप हो, कोई भी हो, जो समाज से अपने समाज से या परिवेश से ये नैतिक और अनैतिकता के जो गुण होते हैं वो यही से सीखते हैं। यानी अपने इन्वायरमेंट से, अपनी समाज और संस्कृति से ही ये सब सीखते हैं। चाहे वो देखिए, चाहे वो स्कूल हो गया अपना, चाहे वो आस पड़ोस हो गया। ठीक है, इसके अलावा चाहे वो फैमिली होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने यही समाज से ही क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट से ही ये सारे गुण सीखते हैं। अब सही गलत, जैसे कि मान लीजिए कहीं चोरी हो रही तो ये कैसा अनैतिक कार्य हो गया, या फिर कोई कोई किसी की मदद कर रहा है। ठीक है, कोई अच्छा कार्य हो रहा है तो वो कैसा हो गया, नैतिक नैतिक कार्य हो गया। ठीक है, तो क्या होता है, जो जो नैतिकता और अनैतिकता होती है वो हम अपने समाज से ही सीखते हैं। तो आई होप कि आप ये इतना समझ गए होंगे। अब आइए आगे चलते हैं। तो जो कोहल वर्ग थे वो क्या करते थे, जो अपने एक्सपेरिमेंट थे वो छोटी छोटी लघु कहानियां या कथाएं लेते थे। तो वो उन्हीं पे अपने एक्सपेरिमेंट किए करते थे, जो कि मैंने इसमें लिए जो हिंज की कहानी ली है। तो इन्होंने जो कोहलबर्ग थे, इन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, तो जो हिंज नामक व्यक्ति था उसकी वाइफ बीमार थी। ठीक है, और वो मरने की कगार पे थी। तो जो हिंज है वो डॉक्टर के पास लेके जाता है, डॉक्टर उसको एक दवा लिख के देता है। अब वो जिसे लेने के लिए एक फार्मासिस्ट के पास जाता है। ठीक है, तो फार्मासिस्ट क्या होता है, उससे 10 गुना पैसे उस दवा के अधिक मांगता है। ठीक है, तो क्या करता है, हिंज के पास इतने पैसे नहीं होते। हिंज जिसको जानता है उससे पैसे जुटा के लेके आता है और उसके 50% पैसे वो जुटा लेता है। लेकिन वो फार्मासिस्ट उससे क्या मना कर देता है उस दवा को देने के लिए। वो कहता है हमें पूरे पैसे चाहिए तभी हम उस दवा को दे देंगे। ठीक है, और हिंज कहता है कि नहीं, हमको अभी दवा दे दो, हम बाद में पैसे आपके चुका देंगे। लेकिन वो फिर भी मना कर देता है। तो फिर वो हिंज क्या होता है, वो नैतिक दुविधा में फंस जाता है। लेकिन वो क्या करता है, फिर वो चोरी ही कर लेता है उस दवा को, दीवार को तोड़ के। और वो क्या करता है, उसकी वहां से वो दवा को चुरा लाता है अपनी वाइफ को बचाने के लिए। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। और तो जो नैतिकता है उसके 2 टाइप हैं। तो इसमें पहला है नैतिक दुविधा यानी मोरल डिलेमा, जो सही और गलत के बारे में डिसीजन न लेने की स्थिति ही क्या कहलाती है, नैतिक दुविधा कहलाती है। जैसे कि जो हिंज था, अगर यदि वो चोरी करेगा तो उसको क्या होगी, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ठीक है, और यदि नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। और जो हिंज था उसको दवा नहीं मिल रही थी और उसके पास पैसे भी नहीं थे। ठीक है, तो उसने क्या किया, चोरी कर ली उस दवा को। अब जब उसने चोरी कर ली तो क्या होगा, उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। और यदि वो चोरी नहीं कर रहा था, ठीक है, तो उसकी क्या होती, बीवी मर जाती। तो यही थी नैतिक दुविधा कि यदि वो ऐसा नहीं कर रहा था तो क्या हो रहा था, उसकी बीवी की बनी उसकी वाइफ जो थी उसकी डेथ हो जाती हिंज की। ठीक है, और यदि वो चोरी कर रहा है तो ये कार्य गलत है। ठीक है, ये अनैतिक कार्य है। तो उसको क्या होगी कि वो सजा मिल सकती है, उसको पुलिस पकड़ के ले जा सकती है। ठीक है, जैसे कि इसका एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने किसी 2 जगह फॉर्म डाला था और दोनों जगह का एक ही दिन एग्जाम होगा। ठीक है, दोनों का एक ही दिन डेट फिक्स हुआ है। अब तुम्हें ये कंफर्म करना है कि कौन सा वाला एग्जाम दूं, या जो मतलब तुमने 2 फॉर्म भरे थे और दोनों का एक ही दिन एग्जाम हो रहा है, कि अब तुम ये सोच रहे हो कि मैं ये वाला दूं या फिर ये वाला दूं। लेकिन क्या होगा कि तुम एक ही चीज चुन सकते हो कि भाई तुम जिस चीज में अच्छे होगे। ठीक है, अब तुम ये डिसीजन लोगे कि चलो ये वाला मैं नहीं दे रहा हूँ, ये वाला दे रहा हूँ, क्योंकि इस वाले में क्या मुझे अच्छी सी नॉलेज भी है और इसको मैं कंफर्म है कि मैं पास कर भी लूंगा। तो तुम बेसिकली यही वाला चुनोगे। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, यानी 2 चीज़ों के बीच में फँस जाना। यानी तुम ये नहीं, अगर तुम मान लीजिए कि ये वाला एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो और ये वाला दे रहे हो तो भी ये जा रहा है। ठीक है, और यदि ये नहीं दे पा रहे हो, ये वाला दे रहे हो, तो एक एक को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यानी एक का चुनाव करना, यानी दुविधा में फँस जाना। ठीक है, तो यही क्या कहलाती है, नैतिक दुविधा कहलाती है, जब किसी 2 डिसीज़नों के बीच में फँस जाना। अब है सेकंड नंबर नैतिक तर्कना यानी मोरल रीजनिंग। जब सही और गलत के बारे में जो डिसीजन लेने के में जो शामिल प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसी को नैतिक तर्कना कहते हैं। यानी मान लीजिए आप कोई कार्य करने जा रहे हैं, जैसे कि हिंज था। अब हिंज असमंजस में पड़ गया था कि वहां से उसको दवा भी नहीं मिल रही थी, अब वो चोरी भी करना चाह रहा था। तो उसने क्या किया, जो उसने अपनी जो माइंड लगाया, उसने जो तर्क किया कि नहीं, अभी नाइट को जाएंगे और वहां से उसको दीवार को तोड़ के वहां से दवा चुरा लाएंगे। तो यानी उसने क्या किया, भाई गलत डिसीजन लिया, लेकिन क्या क्या किया, उसमें जो उसकी जो भी जो सोच रहा था वो, उसमें जो उसकी सोचने की जो तर्कना थी, उसमें नैतिकता में यानी जो प्रक्रिया उसकी शामिल थी, उसी को क्या कहा जाएगा, नैतिक तर्कना कहा जाएगा। यानी जो भी योजना बना रहा है उसमें जो भी आप कार्य कर रहे हो, उसके प्रति योजना बना रहे हो, तो उसी को वही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, नैतिक तर्कना कहलाएगी। ठीक है, जैसे कि जो सही और गलत था ना, उसमें से हिंद ने किसको, वही चोरी को ही चुना, यानी गलत को ही चुना, क्योंकि वो उसके लिए फायदेमंद था। क्योंकि यदि वो ऐसा नहीं करता तो उसकी वाइफ थी जो उसकी डेथ हो जाती।
आई होप कि आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब है जो कोहल वर्ग थे, उन्होंने जो नैतिकता के स्तर दिए थे वो 3 स्तर बताए थे इन्होंने। तो इसमें पहला है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज। ये 4 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था में जो बच्चों को क्या होती है सही और गलत के बारे में पता नहीं होता है। इसमें देख लेना जो बच्चे होते हैं ना, जो 0 से लेके 4 वर्ष तक की अवस्था होती है, उसमें जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं उन्हें इतनी समझ नहीं होती नैतिकता क्या होती है, अनैतिकता क्या होती है। उसमें यदि बच्चा कोई खेल रहा होगा या कुछ कर रहा होगा, ठीक है? और आपने कह दिया कि बेटा नहीं, मिट्टी में मत खेलो या कुछ और गलत कार्य मत करो, ठीक है? तो यदि उसको गुस्सा आ गया, तो वो क्या करेगा आपसे कुछ गलत भी कह देगा या फिर आप उसके पास हो, तो वो ये नहीं देखेगा कि आप बड़े हो या उसके उसके लिए मतलब उसे उसको आपकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये बात वो उसको नहीं पता है, वो क्या करेगा, यदि उसे को गुस्सा आ गया तो उसको हाथ-वाथ वगैरह मारना होगा, तो वो आपके मार देगा। ठीक है? देख लेना आपके घर में छोटे-छोटे बच्चे होते होंगे ज़रूर, ठीक है? तो वो बच्चे जो छोटे-छोटे होते हैं उनमें नैतिकता का गुण नहीं होता, ठीक है? यानी उन्हें नैतिकता के बारे में पता नहीं होता क्या सही है और क्या गलत है। बस उन्हें अगर गुस्सा आ गया जो करना है तो वो कर देते हैं, ठीक है? और इसी अवस्था में क्या होता है जो नैतिक तर्कना होती है वो दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है, जो कि बच्चे के चाहे पेरेंट्स हो या फैमिली मेंबर जो भी होते हैं, वो बच्चा जो होता है उन्हीं के अकॉर्डिंग जो भी वो कहते हैं या करवाते हैं, वो उन्हीं को फॉलो करता है, ठीक है? यानी दूसरे के मानकों के अनुसार वो उसका वही जो भी नैतिक तर्कना होती है वो उन्हीं के अकॉर्डिंग होती है। वो जैसा कह देते हैं, वो बालक होता है वो उनकी बातों को मानता है, ठीक है? इसको भी 2 भागों में बाँटा है, ठीक है? तो इसमें पहला है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता यानी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। अब आइए इसको देखते हैं। इसमें बच्चे की जो नैतिकता होती है ना, वो सज़ा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जैसे कि जब हिंद ने चोरी की, ठीक है? तो बच्चे ने ये सोचा कि अगर वह ऐसा करे यानी चोरी करेगा तो उसको ज़रूर सज़ा मिलेगी। यानी बच्चे की नैतिकता कैसी है सज़ा और आज्ञा पर कि जब हिंद ने चोरी की थी तो बच्चा ये सोच रहा है कि यदि हिंद ने चोरी की है तो उसको ज़रूर क्या होगी सज़ा मिलेगी। यानी पुलिस पकड़ के उसको ले जाएगी और सज़ा देगी यानी उसने चोरी की है। इसका एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। तो मान लीजिए कोई आपके घर में कोई मेहमान आया, ठीक है? और आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, आपने यदि ये कह दिया कि बेटा इनको नमस्ते करो, ठीक है? या फिर उनके पैर छुओ, तो जो बच्चा होता है वो यदि ऐसा करता है, पैर छूता है, नमस्ते करता है या सलाम करता है, तो सही है। और यदि ऐसा नहीं करता है, तो फिर मेहमान के जाने के बाद क्या होता है कि आप या फिर कोई भी व्यक्ति हो, तो उसको क्या होता है, उसकी डाँट पड़ती है बच्चे की कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुम गंदे बच्चे हो। ठीक है? तो क्या होता है बच्चे की डाँट पड़नी शुरू हो जाती है बाद में जब मेहमान के जाने के बाद। तो यही क्या होता है कि बच्चे की जो नैतिकता होती है वो सज़ा और आज्ञा पर आधारित होती है। यदि वो आज्ञा का पालन नहीं करता तो उसमें बाद में उसको भी डाँट भी खाने को भी मिलती है, ठीक है? तो आई होप कि आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसका दूसरा है साधनात्मक सापेक्षता या उन्मुक्ता। यानी इस अवस्था को जैसे को तैसे वाली अवस्था भी कहा जाता है क्योंकि इसमें इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ यानी जो भी व्यवहार उस दूसरे व्यक्ति के साथ करता है तो वो दूसरा व्यक्ति होता है खुद भी वैसा ही उसके साथ व्यवहार करता है। यानी जो इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि जो लड़की है ना उसने क्या की पेंसिल एक दूसरी लड़की की तोड़ दी। तब वो जो दूसरी वाली लड़की है ना उसने क्या किया उसने देख लिया कि इसने मेरी पेंसिल तोड़ दी। अब वो भी लड़की क्या करेगी वो भी उसने देख लिया कि इसने क्या किया पेंसिल तोड़ दी दूसरी वाली लड़की ने। तो दूसरी वाली लड़की भी क्या करती है उसकी भी पेंसिल तोड़ देती है या फिर उसकी जो कॉपी है वो कहती है कि नहीं मैं अब तुमने मेरी पेंसिल तोड़ी है तो मैं भी तुम्हारी कॉपी फाड़ दूंगी या फिर देखो ज्योमेट्री बॉक्स है वो तोड़ दूंगी या फिर तुम्हारी भी पेन में तोड़ूंगी। तो इसी में कहा जाता है कि जो बालक होता है वो क्या करता है कि जैसा बालक के साथ व्यवहार सामने वाला व्यक्ति करता है बालक भी वैसा ही ठीक व्यवहार वो सामने वाले व्यक्ति से करता है, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए आपके घर में कोई बालक हो, ठीक है? तो आप उसको कुछ गलत बात बोल दो, ठीक है? तो वो भी क्या करेगा आपको वो वही बात आपसे भी कहेगा, ठीक है? आप उससे कह दो मान मान लीजिए आपने उससे पागल बोल दिया, तो आपको भी वो पागल कह देगा। तो यही कह रहा है कि भई जो जैसे को तैसा यानी बालक क्या होता है कि जो उसके साथ जैसा व्यवहार करता है वो उस बा बा उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता है, ठीक है? तो आई होप कि आप ये भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब इसका सेकंड नंबर देखते हैं। यानी रूढ़िगत नैतिकता का स्तर इन कन्वेंशनल स्टेज। ये 10 वर्ष से लेकर 13 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित करने लगता है। यानी जो उसके आस-पड़ोस के लोग होते हैं, जो बड़े, ठीक है? वो तो उन लोगों के क्या करता है वो गुण जो होते हैं वो अपने अंदर समावेशित करने लगता है कि जो भी अच्छे-अच्छे कार्य हो रहे होंगे तो देख लेना कि वो उनके अंदर वो जो बालक होते हैं वो उनको अपने अंदर समावेशित करने लगते हैं, ठीक है? जैसे कि जब मैं छोटी थी ना तो जो मेरे जो ग्रैंडफ़ादर थे, ठीक है? तो वो क्या करते थे ड्राइंग बनाया करते थे, तो वो मुझको बहुत अच्छा लगा करता था, ठीक है? तो मैं भी क्या करती थी उनको ही देख के मैं भी क्या करती थी ड्राइंग बनाना सीखती थी, ठीक है? तो यही होता है कि जो बालक होते हैं छोटे-छोटे वो क्या करते हैं अपने बड़ों से और वो क्या करते थे जैसे पढ़ाते थे, ठीक है? बच्चों को, तो हम भी उनको देखते थे तो उनसे हम भी प्रेरित होते थे पढ़ाने के लिए। तो यही क्या होता है इसमें बच्चे जो होते हैं वो अपने बड़ों के मानकों को अपने अंदर समावेशित करने लगते हैं या फिर जैसे ही मान लीजिए कि कोई जो महान व्यक्तित्व वाले जो पुरुष होते हैं, ठीक है? जैसे कि स्वामी विवेकानंद हो गए, ठीक है? एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, तो इनके बारे में जब बच्चा सुनता है कि हाँ भाई इन्होंने कितने बड़े-बड़े कार्य किए हैं, तो बच्चा क्या करता है उनके जो गुण होते हैं वो अपने अंदर समावेशित करने लगता है और फिर क्या करता है वो उन्हीं के अकॉर्डिंग जो सही और गलत के निर्णय होते हैं वो लेना स्टार्ट कर देता है। ठीक है? कि भई नहीं ये सही है और ये गलत है कि हमको कैसे क्या करना चाहिए। तो आई होप कि आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसके भी अब 2 स्तर हैं, तो हम उनके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट है नि अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने की उन्मुखता, यानी गुड गर्ल एंड गुड बॉय बनने की, ठीक है? तो इसमें क्या होता है जो बालक जो होते हैं
चाहे लड़का हो या लड़की हो, ठीक है? इनमें क्या होते हैं जो जो अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बनने की भावना विकसित हो जाती है, ठीक है? ये सोचते हैं कि भई हमारा यदि कोई अच्छा कार्य करे, जैसे कि मान लीजिए लड़का-लड़कियों को क्या होता है कि अपने ग्रुप का लीडर बनना या फिर क्लास का मॉनिटर बनना। इसके अलावा क्या होता है, ये लोग ये सोचते हैं कि नहीं, हमको अच्छे से पढ़ाई करनी है, यदि हम पढ़ाई करेंगे तो क्लास में अगर फर्स्ट आ गए तो हम अपने ग्रुप में भी भई हमें सम्मान मिलेगा, प्रशंसा मिलेगी। इसके अलावा हमारे जो रिलेटिव हैं या फिर घर परिवार के लोग हैं उनका भी सम्मान होगा। तो यही क्या होता है, जो इसमें इस अवस्था में जो बालक होते हैं या लड़कियाँ हो या लड़के हों, उनमें क्या आती है, जो अच्छा बनने की भावना विकसित हो जाती है। तो आई होप कि आप ये भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं सेकंड नंबर की तरफ। इनका सेकंड नंबर है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित हो जाती है बच्चे में। यानी जो बालक होते हैं वो क्या करते हैं इस अवस्था में, जैसे कि यातायात के नियमों का पालन करना सही से, ठीक है? या फिर जो समाज में किस प्रकार से व्यक्ति से इंटरेक्ट करना है, या फिर अपने जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, या फिर बड़ों का आदर करना है, तो ये किस किस प्रकार से करना है, इसकी भावना इस अवस्था में विकसित हो जाती है बच्चे में, ठीक है? जैसे कि जो यातायात के नियम है, जैसे कि बच्चे को जब जा रहा था, ठीक है, सड़क से, मान लीजिए, तो क्या वो रेड लाइट जली तो उसे वो तुरंत बच्चा समझ गया कि रेड लाइट जल गई तो हमको रुकना है, यानी आगे कोई खतरा है, ठीक है? तो क्या होता है, बालक वहीं रुक जाता है रेड लाइट जलने पर। तो यही क्या होता है कि जो बालक होता है वो कानून और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की उसमें भावना विकसित हो जाती है, ठीक है? यानी वो बच्चा समझने लगता है कि हमें अब नियमों का पालन किस किस प्रकार से करना चाहिए। अब आइए, अब देखिए इसका तीसरा नंबर है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, यानी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ये 13 वर्ष से ऊपर की अवस्था यानी टीन एज होती है, इसको बोलते हैं, ठीक है? इसमें जो बालक होता है वो डिसीजन खुद से लेने लगता है। अब इसको समाज से कोई मतलब नहीं होता कि समाज क्या सही और गलत, लेकिन ये क्या करता है, जब वो उसको देखता है, जब वो प्रमाणित होता है उसके सामने, यानी वो तभी वो डिसीजन लेता है कि हाँ, अब ये मुझको सही है, गलत है, वो खुद से डिसीजन लेता है, ठीक है? इस अवस्था में इस अवस्था में किसी से उसको समाज की या फिर किसी की उसको नहीं लगती, लेकिन हाँ, वो खुद इतना हो जाता है कि भई इस अवस्था में जो बालक होते हैं वो खुद से डिसीजन लेना स्टार्ट कर देते हैं कि उनको क्या-क्या, कैसे-कैसे करना है, ठीक है? और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आइए हम इसको भी 2 भागों में बाँटा गया है, तो आइए हम उसको समझ लेते हैं अब। तो इसमें फर्स्ट है सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, ठीक है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें जो किशोर यह मानते हैं कि जो नियम है वो लोगों के भले के लिए बने हैं, ठीक है? यानी जो बालक होते हैं इस अवस्था में, ये जो किशोर होते हैं, उनका ये मानना होता है कि जो नियम है, जो कानून बने हैं, वो लोगों के भले के लिए बने हैं। अगर किसी नियम से या कानून से किसी व्यक्ति का नुकसान हो रहा है यानी हानि हो रही है, तो वो नियम ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। जैसे कि रेड लाइट पे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है? तो एक्सीडेंट हुआ, तो क्या हुआ, वो वहाँ पर जो लड़का खड़ा था, ठीक है, उसको ये नियम पता था, लेकिन क्या हुआ, उस लड़के ने उस रेड लाइट को तोड़ा और वो भाग के गया उस व्यक्ति की जान बचाने के लिए। अब आप ही सोचिए कि जो एक व्यक्ति की है कि वो रेड लाइट ज़रूरी है ज़्यादा, या फिर एक व्यक्ति की यदि जान बच सक रही है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप कि आपको ये यही सही लगेगा कि जान बचाना पहले ज़रूरी है, क्योंकि जान से बढ़ के ये रेड लाइट नहीं है इतनी, लेकिन फिर भी क्या करना चाहिए, जो नियम है उसका पालन करना चाहिए, ठीक है? लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि जो किशोर हैं, वो ये सोचते हैं इस अवस्था में कि जो नियम है वो लोगों के भले के लिए बने हैं। यदि ऐसे नियमों से अगर किसी का नुकसान हो रहा है, किसी की जान जा रही है, तो ऐसे नियमों को क्या करना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। जैसे कि वो वाला क्या करता है, एक कि जो एक्सीडेंट हो जाता है रेड लाइट से गलती से, तो वो क्या करता है, वो बच्चा जो जाता है उस व्यक्ति को बचाने के लिए उस नियम को तोड़ देता है, यानी जो रेड लाइट थी उसको रुकना था, वो नियम को तोड़ देता है और उस व्यक्ति को बचाने के लिए भाग के जाता है उसके पास। तो यही कहा जा रहा है कि इस अवस्था में जो किशोर होते हैं वो नियम को बस ये मानते हैं कि यदि किसी का भला हो रहा है तो ये नियम सही है, और यदि इन नियमों से किसी का नुकसान हो रहा है या किसी को मतलब हानि हो रही है, तो ऐसे नियमों को क्या करना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। अब इसका सेकंड नंबर है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन। इसमें किशोर जो दूसरे के विचारों से नहीं, बल्कि खुद अपने खुद के मानकों के अनुसार वो व्यवहार करता है। यानी इसमें जो बालक होते हैं वो क्या करते हैं, जो दूसरा क्या कह रहा है उसके विचारों से नहीं बल्कि प्रभावित होते हैं, बल्कि वो खुद के जो मानकों के अकॉर्डिंग, यानी वो खुद के सोच के अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, वो व्यवहार करते हैं कि सामने वाले से उसको कैसे व्यवहार करना है, इंटरेक्ट करना है, कम्युनिकेशन करना है, या क्या जवाब देना है, वो अपने खुद के सोच से ही आगे वाले को रिएक्शन देता है, ठीक है, कि उसको क्या करना है, वो दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार वो व्यवहार करता है। इसमें जो किशोर होते हैं वो दूसरे के फायदे के लिए क्या करते हैं, अपनी जान तक पर भी खेल जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए भगत सिंह थे, इन्होंने किशोरावस्था में ही क्या किया था कि इन्होंने ठान लिया था कि इनको क्या करना है, भाई भारत देश को आजाद करवाना, और ये क्या हो गए थे, यानी अपने भारत देश के लिए लड़ते लड़ते ये शहीद हो गए थे, ठीक है? तो यही होता है कि जो किशोर होते हैं इस अवस्था में क्या करते हैं कि अपने भी जान की परवाह नहीं करते हैं, दूसरों के जान बचाने के लिए वो खुद की भी जान की परवाह नहीं करते हैं, और वो अपनी सोच के अकॉर्डिंग ही कार्य करते हैं। यानी उन्हें किसी की और की बात को या मदद को नहीं सोच, वो विचारों को नहीं भाई सोचते, वो अपने अकॉर्डिंग ही सामने वाले को रिएक्शन देते हैं या कार्य करते हैं, ठीक है? तो आई होप कि आप ये भी अच्छे से समझ गए होंगे। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।